सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल के अंदर। और आज एक बहुत ही रोचक टॉपिक ले रहे हैं और उसका नाम है ध्वनि। दैनिक जीवन में इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तबले को जब थपथपाते हैं तो उत्पन्न होती है ध्वनि, वायलिन के तार को जब खींचते हैं तो उत्पन्न होती है ध्वनि, मैं बोल रहा हूं तो उत्पन्न होती है ध्वनि, और इसी को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं साउंड। आखिरकार ये ध्वनि होती क्या है? तो पहली बात याद रखिएगा कि ध्वनि हमेशा कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। जैसे मैंने इसको यहां पर करा, ध्वनि उत्पन्न हुई क्योंकि इसमें कंपन हुआ। तो पहली बात याद रखें कि ध्वनि जो है ये कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे गुरुजी कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है तो हम बोल रहे हैं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है? तो हमारे दो वाक तंतु होते हैं, वाक यंत्र जिसको हम कंठ बोलते हैं, और उनके बीच में एक तनी हुई झिर्री होती है, उसमें से जब वायु निकलती है तो उस कंपन के कारण उत्पन्न होती है ध्वनि। तो वाक तंतु जो दो होते हैं उनके बीच में तनी हुई जो झिल्ली होती है उसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। पुरुषों के जो वाक तंतु होते हैं वो 20 mm लंबाई के होते हैं, 20 मिलीमीटर, और ये होते हैं पुरुषों के। और स्त्रियों की यदि बात करें तो स्त्रियों के वाक तंतुओं की लंबाई पुरुषों से 5 mm छोटे का मतलब होता है 15 mm। तो यह दो तरह से क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों में वाक तंतुओं की लंबाई यदि कहे तो पुरुषों से तो 5 mm छोटे, या डायरेक्ट बोले तो 15 mm, और बच्चों के तो और भी छोटे, बच्चों की सभी चीज छोटी होती है तो बच्चों के तो वाक तंतु और भी छोटे होते हैं। ध्वनि के चलने के लिए, संचरण के लिए, बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए। मैं यहां पर बोल रहा हूं तो यहां पर मेरे बीच में क्या है? कई बार तो ये कहते हैं कि तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं है और हम आराम से यहां पर है। गलत, हमारे बीच में हमेशा हवा जरूर है। कई बार बोलते हैं ना व्यक्ति कि तेरे और मेरे बीच में तो कोई भी नहीं है, अरे हवा तो है। तो बताओ आपके और मेरे बीच में भी क्या है? हवा, और इस हवा के द्वारा ध्वनि जा रही है। यदि यहां पर निर्वात कर दिया जाए, हवा को निकाल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भले हम कितना ही बोलते रहें आपको एक दूसरे की आवाज कभी भी सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि के संचरण के लिए, संचरण का मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखें, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की। माध्यम 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है ठोस में। तो वेग को v से लिख रहा हूं, v ठोस। फिजिक्स में कोई भी चीज को लिखा जाता है उसमें पढ़ने का जो तरीका होता है वो ऊपर से नीचे होता है कि ध्वनि का वेग ठोस में ध्वनि का वेग द्रव में, और द्रव से ज्यादा किसमें होता है? द्रव में किससे ज्यादा होता है? गैस में। तो बताइए, ध्वनि का वेग ठोस में ज्यादा होगा किससे? द्रव में ध्वनि का वेग। और द्रव में ध्वनि का वेग किससे ज्यादा होगा? गैस में ध्वनि का वेग। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है किसमें? ठोस में, उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद में गैस में। जरा उदाहरण समझना है। यहां पर एक उदाहरण बता रहा हूं मैं क्या है। तो यहां पर इस उदाहरण में एक रेल की पटरी है, और एक रेल की ये जो पटरी है, ये रेल की पटरी, पटरी, और यहां पर एक मजदूर रेल की पटरी पर हथौड़े का टंकारा लगाता है, टंग, और इसका छोरा यहां पर कान लगा के सुनता है। देखिए बाप ने कैसा टंकारा लगाया, और जैसे टंकारा लगाया, टंकारा लगाते इसको 2 ध्वनि सुनाई देगी। एक ध्वनि तो आई है ठोस के द्वारा, तो एक तो आएगी टंग, टंकारा लगाते टंग, और एक आई तो ये जो आ रही है ये आ रही है वायु के द्वारा। क्योंकि आप जानते हो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो यहां पर एक तो आएगी टंग और एक आएगी तो ये जो ऊंती हुई आई है, ये जो ध्वनि का वेग है ये होता है वायु के द्वारा। तो पहले तो आई ठोस के द्वारा और उसके बाद में आई है वायु के द्वारा।
इसका मतलब साफ पता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में, उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद में गैस में। और यहां पर मैंने लिखा ठोस में ध्वनि का वेग तो चौड़ा ज्यादा होता है किससे? द्रव से। और द्रव में किससे ज्यादा होता है? चौड़ा, चौड़ी चौंच, इससे ज्यादा होता है गैस से। अच्छा, अब ये जो ध्वनि है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो मैंने बताया था। और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय भी लेती है। ध्वनि को यहां से वहां तक पहुंचने में समय लगता है। सबसे तेज इस दुनिया में यदि दौड़ता है तो वह है प्रकाश। प्रकाश जो है उसकी रफ्तार 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या सीधे शब्दों में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश दौड़ता है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और ध्वनि की जो चाल है ये भी कम नहीं है, लेकिन प्रकाश से बहुत कम है। और ध्वनि की चाल निश्चित नहीं है, क्योंकि ध्वनि की चाल बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, कारक है, जिन पर निर्भर करती है। लेकिन मोटे तौर पर ध्वनि की चाल यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो होती है 332 मीटर पर सेकंड। अर्थात यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वायुमंडल में है तो ऐसी स्थिति में ध्वनि को 1 सेकंड के अंदर ध्वनि 332 मीटर चलती है। तो ध्वनि की चाल भी कम नहीं है, लेकिन जाने में इसको वक्त लगता है। आप सोचो कि लगभग 1 किलोमीटर जाने में ध्वनि को लगभग 3 सेकंड लगते हैं। लगभग बोल रहा हूं, लगभग कितने सेकंड? 3 सेकंड। तो इसका मतलब 3 सेकंड लगे तो सही। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमेशा वक्त लगता है। तो यहां पर फिर क्वेश्चन आता है कि एक सायरन बजा, ये यहां पर सायरन बजा, और ये जो सायरन बजा, इस सायरन की आवाज आई, और यहां पर एक घर था और घर पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो मैं अपनी घड़ी को सेट कर लूं। 5 बजे सायरन बजा, 5 PM। तो 5 PM 5 बजे, शाम के 5 बजे सायरन बजा, और इसने सोचा कि ये सायरन की आवाज इसके कानों में आ गई। इसने सोचा कि घड़ी में 5 बजा। बताओ उसकी घड़ी क्या सही समय दर्शाएगी? क्या उसकी घड़ी सही समय नहीं दर्शाएगी, क्योंकि सायरन तो 5 बजे बजा और इसके पास आवाज आई, वो आई 5 बजकर कुछ सेकंड में, क्योंकि सायरन की आवाज को आने में भी तो वक्त लगा है। और लेकिन इसने घड़ी को सेट करा कितने बार? 5 बजे, जबकि वक्त हो चुका था माना 5 बजकर, माना कि यहां से तक आने में 2 सेकंड लग गए, तो सही समय था 5 बजकर 2 सेकंड। लेकिन घड़ी को कितने पर सेट किया है इसने? 5 बजे। तो दुनिया से इसकी घड़ी कितने सेकंड पीछे हो गई? 2 सेकंड पीछे हो गई। इसने तो सोचा 5 बजे की आवाज आई, घड़ी को 5 बजे पर सेट कर लो, लेकिन वो आवाज आई उसमें भी तो वक्त लगा, जो इसको पता ही नहीं है कितना वक्त लग भी गया क्या, और उसको उसने ध्यान नहीं दिया और वो उसको पता भी नहीं है, तो इसने घड़ी को सेट कर लिया 5 बजे। तो यहां पर इसकी घड़ी हमेशा दुनिया से 2 सेकंड क्या चलेगी? पीछे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि दूर बज रहे सायरन से घड़ी मिलाने पर घड़ी कैसी हो जाती है? सुस्त। सुस्त पड़ जी है। सुस्त क्यों पड़ जी है? क्योंकि यहां पर घड़ी जो है उसके अंदर समय होना चाहिए था 5 बजकर 2 सेकंड, लेकिन घड़ी को उसने मिलाया कितने बजे? 5 बजे के हिसाब से। इसलिए इसकी घड़ी हो गई क्या? सुस्त हो गई। अच्छा, और बात यदि अपन करें इस ध्वनि के बारे में, तो यहां पर मैंने बताया था कि ध्वनि को चलने में वक्त लगता है, अर्थात ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लेती है। ये जो ध्वनि है ये अनुदैर्घ्य तरंगे है। अब आप कहोगे कि ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? एक हल्की सी बात बता दूं, कभी तरंग का टॉपिक लेंगे तो तरंग के वर्गीकरण पढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वो होती है कि माध्यम के जितने भी कण हैं वो संचरण की दिशा की, संचरण का मतलब गति की दिशा की अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे यहां पर आप और मेरे बीच में हवा है, तो यहां पर माध्यम के जितने भी कण हैं संचरण की दिशा, ध्वनि ऐसे चल रही है, इधर जा रही है, तो संचरण दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं ऐसे ही। तो यदि माध्यम के कण संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं तो याद रहे उसी से बना अनुदैर्घ्य से याद रखे अनुदिश। अनुदिश माध्यम के कण संचरण की दिशा के ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अनुदिश कंपन कर रहे हैं, तो ऐसी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। और माध्यम के कण संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग होती है जैसे प्रकाश तरंग, सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग, वो भी अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन याद रखें ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। याद रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसका मतलब ध्वनि में जितने भी माध्यम के कण है वो संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अब ये जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि के प्रकार की बात करें तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है।
एक ध्वनि जिसको हम सुनते हैं उसे अपन बोलते हैं श्रव्य। तो श्रव्य को बोलते हैं सोनिक श्रव्य ध्वनि। एक और ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर ध्वनि की आवर्ती किसी की भी हो फिजिक्स में आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, एच बड़ा एच और छोटा जेड। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की जो आवाज है उसी को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को भी नहीं सुन सकते और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि की आवृत्ति यदि है तो भी नहीं सुन सकते। जिसको हमारे कान सुन सकते हैं वो कहलाती है श्रव्य कहलाती है। अब 20 हर्ट्ज से कम, सीधा इससे कम, तो यहां लिख रहा हूं मैं 20 हर्ट्ज से कम, उसको बोलते हैं अवश्रव्य और इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। कई बार हिंदी में भी शब्द आ जाता है ऐसे लिखा हुआ इंफ्रासोनिक। तो आपको याद रखनी चाहिए, थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो हिंदी का हूं, अब हिंदी का तो है तू, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे बोलते हैं अवश्रव। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि होती है, तो यहां लिख रहा हूं मैं 20 हर्ट्ज से ज्यादा, और उसका नाम है पराश्रव। और पराश्रव को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक। तो ध्वनि के प्रकार की बात करी तो ध्वनि के प्रकार में कितने प्रकार हुए? 3। याद रखें, यहां से श्रव्य जिसको सुन सकते हैं, और ये रेंज याद रखें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कई बार परीक्षा में यौ भी आ जाता है बच्चे लोग, 20 हर्ट्ज से 20 किलो का मतलब 1000, तो 1000 का मतलब 1 2 3, और इसको पढ़े तो कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000 अर्थात 20,000। तो 20 किलो की जगह 20,000 हर्ट्ज भी आ सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं श्रव्य। उससे कम की होती है अवश्रव्य, और उससे ज्यादा की क्या होती है? पराश्रव्य होती है। तो ये ध्वनि के कितने प्रकार है? 3। ये जो अवश्रव्य ध्वनि है इसको भारी जानवर सुनते हैं। भारी जानवर जैसे हाथी, कैंडा, व्हेल मछली, तो भारी जानवर अवश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। भूकंप के समय जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी अवश्रव्य कोटि की होती है। मनुष्य उनको नहीं सुन पाता है, लेकिन जानवरों को पहले से एहसास हो जाता है। जानवर भूकंप के समय पर एहसासित हो जाते हैं क्योंकि उनको सुन लेते हैं। तो भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि, हृदय की जो धड़कन होती है, इस हृदय की धड़कन को भी हम नहीं सुन पाते, ये भी होती है अवश्रव्य कोटि की। तो भारी जानवर, भूकंप की तरंगे और हृदय की धड़कन, ये अवश्रव्य के अंदर आता है। पराश्रव के अंदर जो होती है जैसे चमगादड़, बिल्लियां, कुत्ते, ये पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न भी करते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। तो ये पराश्रव कहलाती है अल्ट्रासोनिक। कई बार कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी की, सोनोग्राफी कर दे भाई, सोनोग्राफी कर दे, तो नाम ही सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव काम में आती है, अर्थात पराश्रव तरंगे, पराश्रव ध्वनि तरंगे काम में आती है। तो ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की, और इसको सुनते हैं चमगादड़, बिल्लियां, तेंदुए, सिसोंकू, इसके अलावा आपके कुत्ते, इस प्रकार की ध्वनि, ये डॉल्फिन, मछली, वो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न भी करते हैं और उसको आभासित भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य इसको नहीं सुन पाता है। तो ध्वनि के कितने प्रकार पढ़ने? 3। आगे बच्चे ला लो, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चंद्रमा पर एक बम फूटता है, यदि अपन चंद्रमा पर चल जिए, चंद्रमा पर जाए और चल जिए और जाके रे बम फूट जिए, तो बताओ इस बम की आवाज जो चंद्रमा पर फूटा, ये चंद्रमा है, इस पे फूट गए, तो बताओ इस रति धरती पर आवाज कितनी देर बाद में आएगी? कई तो क्या है, निकालने बैठ जाएंगे, कईयों को तो निकालने की जरूरत है, निकालने बैठ जाए। जबकि मैं ये भी कह रहा हूं क्वेश्चन में कि चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी 3.25 लाख किलोमीटर है। 3.25 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा धरती से। तो चंद्रमा की धरती से दूरी यदि 3.25 लाख किलोमीटर है, तो बताइए चंद्रमा पर यदि बम फूटता है तो धरती पर आवाज कितने समय बाद में आएगी? तो कईयों को तो कैलकुलेशन है, निकालने का शौक है, हर क्वेश्चन में कुछ भी दे दो निकालने बैठ जाएंगे पहले, जबकि आवाज यहां पर आएगी ही नहीं। अरे चंद्रमा पे नहीं आएगी भाई, चंद्रमा पर क्या है बोलो? निर्वात। तो बम फूट जाए ना चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर ही आवाज नहीं आएगी, धरती पर कहां से आएगी? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम, और चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है। तो चंद्रमा पर ही ध्वनि नहीं आएगी, धरती पर आएगी कहां से? तो क्वेश्चन आता है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.25 लाख किलोमीटर दूर है, दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 3.25 लाख किलोमीटर की दूरी है, तो चंद्रमा पर यदि कोई बम फूटता है तो धरती पर आवाज कितने समय बाद में आएगी? राइट आंसर आएगा, आवाज आएगी ही नहीं।
चंद्रमा पर जाके मैं यदि पढ़ाऊं ना तो बस आपको केवल मेरे हिलते हुए नजर आएंगे होठ, लेकिन आपको कभी आवाज वहां पर सुनाई नहीं देगी। इसलिए वहां पर रेडियो संचार प्रणाली से बात की जाती है। तो याद रखिएगा बच्चे लालो, यहां पर जो ध्वनि है उसके संचरण के लिए हमेशा क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। अब यहां पर आगे जो बात करते हैं, आगे इसमें आता है वो है ध्वनि के लक्षण, काफी महत्वपूर्ण। ये आपके सीटेट में भी इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहां पर ये जो ध्वनि के लक्षण है उसकी यदि अपन बात करें तो मैं यहां पर हेडिंग डालूं ध्वनि के लक्षण है। और ध्वनि का पहला जो लक्षण है उसका नाम है प्रबलता। और प्रबलता को अंग्रेजी में बोलते हैं लाउडनेस, एल से दर्शाते हैं। जरा क्या होता है सुनिएगा। ध्वनि का तेज बोलना यह प्रबलता कहलाती है। अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, जरा तेज बोलने लग गया, यह आपकी कहलाती है प्रबलता। ध्वनि का तीव्र बोलना, लाउडनेस, तेज, तो तेज बोलना क्या कहलाता है, प्रबलता कहलाती है। और प्रबलता किन किन बातों पर निर्भर करती है जरा सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन आता है। तो मैं यहां पर एक लंबा बता रहा हूं। लंबा सूत्र हमेशा एक बार याद करने में तकलीफ तो देगा, लेकिन लंबे सूत्र में फायदा यही है कि परीक्षा में यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लंबा लगाओ और लंबा लगा के और बढ़िया उसका निकाल लो उत्तर। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रबलता है, प्रबलता समानुपाती होती है तीव्रता की, और तीव्रता समानुपाती होती है ऊर्जा की। एक बार मैं लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। और तीव्रता होती है आयाम का वर्ग, आयाम का वर्ग। और यहां मैं लिख रहा हूं दूरी का स्क्वायर। जरा देखना कितना लंबा लगाया, और इस लंबा लगाने से आपके कितने सारे सवाल होंगे। देखो, मुझको तेज बोलना है, प्रबलता बढ़ानी है, तो मुझको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, मुझको ज्यादा आंतरे खींचने पड़ेंगे। ज्यादा आंतरे खींचेंगे, ज्यादा ऊर्जा भरूंगा तो प्रबलता बढ़ेगी। अच्छा, ऊर्जा जो होती है, तीव्रता जो होती है, उसके फॉर्मूले में ऊर्जा होती है। तीव्रता का एक सूत्र होता है, तीव्रता बराबर होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा समय। ये तीव्रता का सूत्र है। तो बताइए, यदि मैं ऊर्जा बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता। और तीव्रता होती है आयाम का वर्ग। तीव्रता क्या होती है, आयाम का वर्ग। ये आयाम आवृत्ति क्या है, अपन लेंगे जब अपन गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो तीव्रता होती है आयाम का वर्ग। और उसके बाद में लिखते हैं दूरी के, ये हमेशा याद करें, तीव्रता जो आयाम का तो वर्ग होती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के तो समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आता है तीव्रता बढ़ाने पर प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ाने पर प्रबलता बढ़ेगी। आयाम बढ़ाने पर प्रबलता बढ़ेगी। एनडीए के अंदर भी आया क्वेश्चन, एनडीए 2015 में कि आयाम बढ़ाने पर प्रबलता बढ़ेगी। और चाहे मैं कितना ही तेज बोलूं, लेकिन जैसे जैसे मुझसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, इसको आवाज सबसे तेज सुनाई दे रही है, और जो लास्ट में बैठा हुआ है उसको आवाज बहुत ही कम सुनाई दे रही है, क्योंकि दूरी बढ़ गई। और दूरी बढ़ेगी तो बताओ प्रबलता का मान क्या होगा, घटेगा। प्रबलता जो है उसको एल से लिखते हैं, तीव्रता को आई से लिखते हैं। और वैज्ञानिक थे बेबर और फैसनर, बेबर और फैसनर, बेबर और फैसनर। उन्होंने कहा कि प्रबलता और तीव्रता में एक संबंध है, और यह संबंध होता है एल बराबर के लॉग आई। ये संबंध के यहां पर एक कांस्टेंट है, आई का मतलब तीव्रता, एल का मतलब प्रबलता, अर्थात तीव्रता बढ़ाओगे तो प्रबलता बढ़ेगी। तो वही चीज अपन ने सीधी यहां पर लिख दी। और ये बेबर फैसला का नियम भी एल बराबर के लॉग आई। लॉग आप जानते हो कि लॉग एक फलन का नाम है। तो प्रबलता, तीव्रता, प्रबलता समानुपाती तीव्रता, याद रखें। और तीव्रता में ऊर्जा आती है। और दो बातें अच्छे से याद रख लेंगे, तीव्रता जो होती है ये आयाम के वर्ग के समानुपाती और दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब प्रबलता जो है इसके मात्रक की बात करें कि प्रबलता को किसमें मापा जाता है। तो प्रबलता के दो मात्रक होते हैं। एक तो होता है डेसिबल, डेसिबल को लिखते हैं छोटे डी और बड़े बी से, डेसिबल। और एक होता है सॉन। और आप कहोगे कि इनमें फिर क्या संबंध है, तो एक सॉन, कई बच्चे इसको बोलते हैं सोनी, कई सोनी बोलते हैं, जब सॉन वो होता है 40, एक सोनी बराबर होता है 40 डेसिबल की। एक सोनी किसके बराबर होता है, 40 डेसिबल की। डेसिबल में छोटा डी आता है और बड़ा बी आता है, कई बार आता है डेसिबल। 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, 80 डेसिबल की जो ध्वनि, ये 80 डेसिबल की ध्वनि हमेशा शोर कहलाती है, नॉइस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 80 डेसिबल की ध्वनि को शोर कहते हैं। याद रखना बच्चे लालो, ये टेट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, टेट के अंदर भी, कि शोर जो होती है उसकी प्रबलता होती है 80
डेसिबल। 80 भी शोर में सम्मिलित है। 80 से ज्यादा शोर कहलाती है। 140 डेसिबल की ध्वनि कोई सुन लेगा तो बहरा हो जाएगा। और कोई कहे गुरुजी मैं तो इससे ज्यादा की तेज ध्वनि सुनना चाहता हूं तो बाढ़ हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अर्थात 80 डेसिबल पर कहलाता है शोर। 140 डेसिबल की ध्वनि बहरा और 150 डेसिबल की ध्वनि पागल बना देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में आप देख रहे हो कोरोना पर लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन हमको एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये कहता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि हमको आपस में करना चाहिए वार्तालाप। हमको आपस में वार्तालाप करना चाहिए और वो करना चाहिए 45 डेसिबल में। कितने डेसिबल में? 45। ये 45 डेसिबल की ध्वनि जो है ना, ये बहुत तेज भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो बेस्ट जो ध्वनि मानी गई है जिसमें कि आपस में कम्युनिकेशन हो, वार्तालाप हो, वो कितनी होती है? 45 डेसिबल। 80 डेसिबल की ध्वनि अप्रिय होती है क्योंकि शोर है, इसलिए 80 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होती है अप्रिय होती है, कर्णप्रिय नहीं होती, चाहे वह सुरमय संगीत ही क्यों नहीं हो, मनपसंद का गाना है, लेकिन यदि उसकी आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा है ना तो आप कहोगे गुरुजी इसकी आवाज थोड़ा कम करो। हृदय की जो धड़कन होती है 10 डेसिबल की होती है, जिसको सुनाई नहीं देती। तो हृदय की जो धड़कन है इसको अपन 10 डेसिबल के अंदर मानते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रबलताएं बताई है कि कौन कौन सी प्रबलता जो है उसके अंदर आपको रेंज पता होनी चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो ध्वनि का जो पहला लक्षण है उसका नाम है प्रबलता। प्रबलता का मतलब ध्वनि का तेज बोलना। ध्वनि का जो दूसरा लक्षण है प्रबलता के बाद में, उसका नाम है तारत्व। और तारत्व को बच्चे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। तारत्व। प्रबलता को क्या बोला था मैंने? लाउडनेस। और उसको क्या बोलते हैं? पिच। जैसे इसमें मैंने एक लंबा सूत्र बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी मैं लंबा सूत्र बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई को थोड़ा सा रोचक बनाइएगा। चीजें जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आपको जैसे कोई भी है, आप पहले एक बार इस वीडियो को, कोई भी वीडियो मैं पढ़ा रहा हूं उस वीडियो को एक बार आप पहले पूरे अच्छे से उसको देख लें। उसके बाद उस वीडियो को वापस कॉपी खोल लें, बैठ जाए, पेन निकाल लें और जो भी आपको लिखना है उसके अंदर राइट डाउन खुद कर लें। ये थोड़ी सी मेहनत आपकी जो होगी ना, हमेशा हर टॉपिक से आपको निजात दिलाती है। बार बार, हजार बार किसी चीज को पढ़ ले से अच्छा है कि एक बार उसको गंभीरता से पढ़ के उसको इतिश्री करें, फिर आप खुद पढ़ाएं ध्वनि के बारे में। क्यों इनको बार बार अपन पढ़ते रहे और मेहनत करना सीखे। चीजें बहुत सिलेक्टेड है, बशर्ते कि चीजों को ढंग से एक बार समझ लें, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के आता है। तो यहां पर ध्वनि का जो दूसरा लक्षण है उसको बोलते हैं तारत्व। और तारत्व जो होता है ना, इस तारत्व का मतलब होता है ध्वनि का बारीकपन और मोटापन। कि कईयों की आवाज आपने देखी होगी बहुत बारीक होती है, कईयों की आवाज मोटी है। जैसे मेरी आवाज मोटी है और ये जो मैडम बैठी है ना, इसकी आवाज बहुत ही बारीक है। इसका मतलब मैडम की आवाज बारीक है तो मैडम की ध्वनि का तारत्व ज्यादा है, और मेरी आवाज मोटी है तो मेरी ध्वनि का तारत्व क्या है? कम। तो मैं यहां पर तारत्व में भी एक लंबा दे रहा हूं कि तारत्व, क्योंकि लंबा फॉर्मूला हमेशा आपको तकलीफ देगा, लेकिन लंबे से हमेशा निकलता है उत्तर। तो तारत्व समानुपाती बारीकपन। तारत्व का मतलब होता है बारीकपन और समानुपाती आवृत्ति, और लंबा ले नीचे, और व्युत्क्रमानुपाती में हो गया क्या? प्रबलता। अब जरा देखना एक बार बच्चे ला लो, ये क्वेश्चन है कि यदि बताओ तारत्व ज्यादा है तो बारीकपन भी क्या होगा? ज्यादा। तो सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ 2015 में। क्वेश्चन क्या आया जरा सुनना बच्चे ला लो, कि बताओ स्त्री और पुरुषों में, स्त्री और पुरुष में ज्यादा तारत्व किसका होता है? तो बताओ ज्यादा बारीक आवाज किसकी होती है? स्त्रियों की, महिलाओं की। तो उनकी आवाज में बारीकपन ज्यादा है तो तारत्व भी ज्यादा है। हम कौन है? अरे अपन कौन है? पुरुष। और पुरुषों की जो आवाज है, पुरुषों की आवाज मोटी। मोटी का मतलब कम बारीकपन। जब बारीकपन कम है तो तारत्व भी क्या है? कम है। तो तारत्व समानुपाती होता है बारीकपन। जितनी ज्यादा आवाज में बारीकपन होगा उतना ही तारत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ता है। महिलाओं की आवाज में ज्यादा बारीकपन होता है, इसका मतलब महिलाओं की आवाज में ज्यादा कंपन होता है, इनकी ज्यादा करती है। अपनी करती तो है कंपन, लेकिन अपनी कम करती है। और व्युत्क्रमानुपाती प्रबलता, मेरी आवाज में, चाहे मैं एक बार के लिए ये समझ लो कि गुरुजी की आवाज बहुत बारीक है, माना, लेकिन जब मैं तेज बोलूंगा तो मेरी जो आवाज है वो भले ही बहुत बारीक थी, लेकिन जब मैं तेज बोलूंगा तो प्रबलता बढ़ा लूंगा। प्रबलता बढ़ा लूंगा तो मेरी आवाज जो बारीक है वो भी आपको कैसी सुनाई देगी? मोटी सुनाई देगी। एक स्त्री की आवाज बहुत बारीक है, आप कहो गुरुजी वाह बहुत गजब इसकी बारीक आवाज है,
लेकिन जब वो स्त्री धाड़ती है ना तो प्रबलता तो बढ़ जाती है, प्रबलता बढ़ जाती है, लेकिन उसका बारीकपन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखना बच्चों, आवाज कोई जितना तेज बोलेगा ना उतना ही उसका बारीकपन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि आपको किसी की आवाज को बारीकपन में बोलना है तो आप धीरे धीरे बोलो। प्रबलता बढ़ाओगे तो प्रबलता का मतलब आवाज तो तेज हो जाएगी, लेकिन आपका बारीकपन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शेर हमेशा धाड़ता ही धाड़ता है। अब धाड़ता है पूरे जंगल में गुड़गुड़ाओ तो धाड़ता है, तो प्रबलता तो ज्यादा, लेकिन शेर की आवाज में बारीकपन बहुत ही कम होता है। मोटी आवाज सुनाई देती है, शेर की आवाज तो दूर तक सुनाई देती है, तो प्रबलता तो ज्यादा है, लेकिन बारीकपन क्या होता है, कम होता है। और इधर मच्छर की आवाज में ज्यादा प्रबलता नहीं होती है। मच्छर की आवाज कोई ज्यादा दूर तक थोड़ी जाती है, ऐसे थोड़ी पड़ोसी की मच्छर की आवाज आ रही है और अपन कहते हैं तेरी मच्छर की आवाज आ रही है। अरे मच्छर की आवाज जो होती है उसमें प्रबलता बहुत ही कम होता है, लेकिन बारीकपन बहुत ज्यादा होता है। तू 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 एक तू ताट रखता है। तो याद रखिएगा बच्चे लालो, प्रबलता बढ़ने पर बारीकपन क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्वनि का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण था, उसका नाम क्या था, तारत। और ध्वनि का अंतिम और तीसरा लक्षण, उसका नाम है विशेषता। इसको हम कहते हैं गुणता। क्या बोलते हैं इसको, गुणता। और गुणता को अपन बोलते हैं क्वालिटी। इसी का नाम विशेषता भी है और इसको क्वालिटी कहते हैं। जरा सुनना क्या है। कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी मैं अमिताभ बच्चन की निकाल सकता हूं। गलत। अमिताभ बच्चन की निकाल सकता है तो तू यदि अमिताभ बच्चन की निकाल देगा तो फिर अमिताभ बच्चन क्या निकालेगा। आप ये कह सकते हो कि मैं अमिताभ बच्चन की जैसी आवाज निकाल सकता हूं, लेकिन कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल सकता हूं। अमिताभ बच्चन की आवाज तो अमिताभ बच्चन ही निकाल सकता है। अर्थात हम एक दूसरे की जैसी आवाज तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी निकाल सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी के कंठ में इस ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ खूबी डाली है। और बच्चे लालो, ये जो खूबी डाली है, ये जो खूबी है जिसके कारण हर किसी की आवाज में कुछ ना कुछ फर्क होता है, इस खूबी का नाम ही होता है गुणता या विशेषता। कि राम की आवाज है, कि श्याम की आवाज है, कि सितार की आवाज है, कि गिटार की आवाज है, ये जो तुरंत अपन पहचानते हैं ये गुण कौन सा कहलाता है, गुणता या विशेषता। आपका बेसिक फोन है, आईडी कॉलर भी नहीं लगा हुआ, और आईडी कॉलर नहीं लगा हुआ, मैंने फोन को उठाया और उठा के वहां से आवाज आई उधर से हेलो, और हेलो आवाज आते तुरंत अपन ने उस हेलो आवाज को सुनी और सुन के तुरंत अपन ने कहा मामा जी डो। अब मामा जी डो उधर से कहीं भी नहीं मैं मामा जी बोल रहा हूं, लेकिन केवल मात्र उस हेलो से पहचान गए कि क्योंकि आवाज आपको सुनाई थी हेलो, और हेलो से पहचान गए कि हेलो किसका है, मामा जी का। ऐसा गुण है जिसके कारण तुम तुरंत पहचान जाते हो कि कौन है। बताओ कौन सी ध्वनि का कौन सा लक्षण कहलाता है, विशेषता कहलाता है। तो सबके हेलो हेलो करने के तरीके भी अलग हैं। उधर से आवाज आती है फोन में हेलो आई तो ये हेलो मामा जी का है, ये फूफा जी का हेलो है, ये ब्याई जी का हेलो है। सबके हेलो हेलो करने के तरीके भी अलग है। और एक हेलो मात्र को भी यदि सब हेलो हेलो बोलते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं कि किसका हेलो है। तो ऐसा गुण जिसके कारण आप दो ध्वनियों में भेद कर पाते हो, वह कौन सा गुण है, वो आपका विशेषता या गुणता कहलाता है। तो ये ध्वनि के कितने लक्षण पढ़े बच्चों, 3। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप यहाँ पर एक बार वीडियो में ढंग से देखें। जो भी आपको यदि लिखता है कि इनको हमको लिखना चाहिए तो आप एक बार देख लें। देखने के पश्चात आप कॉपी पेन लीजिएगा और वीडियो को देखें। जहां पर भी आपको कोई चीज लिखनी है, मैं बोल रहा हूं, उसको राइट डाउन कर लें, और राइट डाउन करके एक समराइज रूप में आपके पास वो चीज आ जाती है और उसको आसानी से कर पाते हैं। लेकिन लगातार प्रयास जिंदगी में बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों कहते भी हैं कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। अपन कई बार ये तो देखते हैं कि सफलताएं, ये इंसान इतना ज्यादा सफलता में, और सफलताओं को देखकर खुद के अंदर भी अभिलाषाएं उत्पन्न होती है कि हम भी सफल हो। इसलिए कहा गया कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी खुद की एक पहचान होती है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहें, अपने आप को मजबूती से इस दुनिया के अंदर एक दृढ़ता के साथ अपने आप को स्थापित करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।